गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम नई टॉपिक के साथ में नर्सिंग स्टूडेंट्स जो भी है जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे एम्स हो गया, दिल्ली एम्स, जयपुर है, जितने भी इंडिया में एम्स हॉस्पिटल हो गया, DGSH हो गया, ESIC, जो भी नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, जो एक तरह से अपनी लाइफ बनाने के लिए वो सब कोशिश कर रहे हैं, उनके मुताबिक अपन एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको कि सभी अपनी तैयारी मन से करें। और आज से हम पाली नर्सिंग कोचिंग क्लासेज नाम से एक यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे जो डाउट्स क्लियर है वो डाउट क्लियर करेंगे आपके। सबसे पहले मेन प्रॉब्लम नर्सिंग स्टूडेंट में कहाँ आती है, और नर्सिंग स्टूडेंट्स जो भी हैं जो ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं या ऑफलाइन भी कर रहे हैं, और वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी डाल रखे हैं उन्होंने नर्सिंग कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड। तो जब तक अपने वो भी सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, है ना, मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी के जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लास्ट तक अपने कंसेप्ट क्लियर के साथ में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गए तो आप कोई मजा नहीं आता फिर तैयारी करने में। फिर अपने बहुत सारे जो डाउट्स रहते हैं वो अगर रहते हैं तो रह ही जाते हैं फिर। इसलिए अपनी कोशिश ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा कि जो डिफिकल्टी और जो कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक्स है उसके साथ में अपन तह तक जाके उसके जो भी डाउट्स क्लियर है वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें मिलेंगे और आपको भी बहुत सारा फायदा हो गया। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, स्किप नहीं करें इसको, और लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे अदर जो भी नर्सिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें बेनिफिट मिले। थैंक यू। अभी चलो बातें बहुत हो गई है, नहीं तो वीडियोस और भी लंबा हो जाएगा। आज हम एक फर्स्ट क्लास में सबसे एवरेज में जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे पहले आज एक टॉपिक लेके छोटा सा ये लिख रखा है एक बोर्ड पे, स्टार्ट करे थे। जब तक आप अपने से नहीं हारते, मतलब जब तक आप अपने से नहीं हारते तब तक आपकी दुनिया की कोई भी जो ताकत है आपको हरा नहीं सकती। इसलिए नर्वस नहीं होना है। कभी माइनस मार्किंग, कभी 2 नंबर से रह जाओगे, एग्जाम क्लियर करोगे, रिजल्ट आएगा तब कभी 1 नंबर से रह जाओगे, कभी हाफ नंबर से भी रह जाओगे। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ में भी होता है। लेकिन जब तक आप अपने से नहीं हारोगे ना तब तक आपको दुनिया की कोई भी जो ताकत है वो आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो फिर एक बार सूरज की तरह जलना भी सीखो। ठीक है गाइस, चलिए अपन आगे चलते हैं। जो अपना एक्चुअल जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं अपन। आज अपन एक प्रैक्टिकली एक टॉपिक है जिसको अपन कहते हैं एबीजी। एबीजी जब भी अपन हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए जाएंगे वहां, तो अपना इस वर्ड से जरूर समझ रहेगा लास्ट तक। जब तक अपन हॉस्पिटल में रहेंगे, अपनी जॉब करेंगे, उस समय ये वर्ड लास्ट तक आपको तंग करेगा अगर आप इसका क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें है ना, इससे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, चाहे एम्स हो, चाहे DGHS हो, चाहे ESIC हो, या राजस्थान गवर्नमेंट या अदर इन सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें एबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। एवरेज हर एग्जाम में एबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका तो आपको फिर आगे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
चलो चलते हैं फिर। सबसे पहले एबीजी होता क्या है? एबीजी, एबीजी मतलब आर्टियल ब्लड गैस। क्या है ये एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। जो आर्टरीज होती है ब्लड बॉडी में, आर्टरी का जो भी ब्लड होता है, आर्टरी का जो ब्लड होता है उसमें मेजरमेंट के लिए अपन देखा जाता है, तो उसमें अपन एबीजी करवाते हैं, आर्टियल ब्लड गैस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है। ओके, अब ये इन्वेस्टिगेशन है ब्लड का बॉडी में। आर्टियल ब्लड गैसेज मतलब आर्टरी से लेते हैं, ब्लड गैसेज मतलब गैसेज, कुछ गैसेज होती है, केमिकल जो गैसेज होती है उनके थ्रू उनका मेजरमेंट किया जाता है और फिर उसका देखा जाता है कि उस बॉडी में एबीजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो फिर उसको करेक्ट किया जाता है। ओके, अब दो एक्सक्यूज मी, ओके, अब एबीजी कैसे होता है? ये एक तरह से ये समझो, ये बॉडी में एसिड बेस बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस होने की वजह से अब ये एसिड बेस इम्बैलेंस क्या होता है? जब बॉडी में एसिड और बेस इन दोनों का केमिकल रिएक्शन अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसको कहते हैं इम्बैलेंस। एसिड बेस का इम्बैलेंस, उसकी वजह से बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाता है। अब एसिड बेस इम्बैलेंस क्या है? एसिड बेस एक इम्बैलेंस है पीएच, इसके ये रिलेटेड होता है एसिड और जो बेस होता है ये किससे रिलेटेड है? पीएच। अब पीएच क्या है? पीएच होता है एक तरह से H प्लस आयन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। पीएच मीन्स H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन एक यू समझते हैं, H प्लस आयन है, अगर बॉडी में डिक्रीज हो रहा है, अगर बॉडी में डिक्रीज हो रहा है मीन्स पीएच है ज्यादा होगा, मतलब मोर देन 7, मोर देन 7। अगर बॉडी में H प्लस आयन की मात्रा बढ़ेगी, H प्लस आयन की मात्रा बढ़ेगी तो फिर उसका पीएच लेवल है वो कम होगा, मतलब बॉडी होगी वो एसिडिक की तरफ जाएगा, है ना, और ये होगा वो एल्केलाइन। ओके, एल्केलाइन और एसिडिक। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी हो गए इसको रिलेटेड, अपन सारा एक एक करके आराम से, मतलब जो भी है इसके एबीजी या एसिड बेस इम्बैलेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे डाउट क्लियर करेंगे अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट पहले वो बता देता हूँ, माइनर छोटी छोटी ये बातें हैं जो पहले बताना आपको जरूरी है ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। पीएच एक स्केल होती है पीएच, तो 0 से लगा के
ये क्या है, ये वैल्यू है पीएच की वैल्यू। अब जैसे 0 हो गया, 0 मतलब अगर 7 से इस तरफ अगर जाते हैं अपन तो ये हो गया एसिड। पीएच अगर कम है ना, पीएच, और ये हो गया न्यूट्रल। ये क्या हो गया, न्यूट्रल। और ये क्या हो गया, या तो बेस कह दो, या तो बेस कह दो, या एल्कलाइन। और ये एसिड है तो एसिडिक। पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल होती है जिसमें 0 से लगाकर 14 तक एक रेंज होती है। अगर 0 से जैसे जैसे अपन पीएच मतलब पीएच उसका कम होगा, मतलब 7 से लेस देन अगर 7 हो जाता है, 7 से अगर कम हो जाता है 0 की तरफ, तो मतलब बॉडी वो है, या जो कोई भी फ्लूइड हो गया वो एसिड हो गया, एसिडिक हो गया। मोर देन 7 से अगर ज्यादा है और 14 तक है, 14 तक ही आता है लास्ट, अगर ये 14 तक है मतलब एल्कलाइन हो गया, या बेस कह सकते हो, और ये एल्कलाइन फ्लूइड हो गया। ठीक है, और ये इसको डिस्कवर किसने किया, इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, इन्वेंटेड बाय सोरेनसन, इन्वेंटेड बाय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूछा था कि पीएच स्केल का जो डिस्कवर है वो कौन से साइंटिस्ट की तरफ से है, तो ये इन्वेंटेड बाय सोरेनसन। इसके ये सोरेनसन जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, उसलिए उसी के नाम पे उन्होंने पीएच इसके नाम दिया। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब पीएच स्केल के बाद में अब आपको पता तो चल गया कि पीएच अगर जैसे पीएच अगर किसी का 0 to 7 हो गया है ना, तो वो एसिडिक हो गया। ओके, अगर किसी का पीएच 7 to 14 हो गया मतलब वो एल्कलाइन हो गया, एल्कलाइन हो गया। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसमें दो तरह की चीजें आती है। एक्चुअली में क्या होता है कि एसिड बेस बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस कैसे होता है। एक तरह से बॉडी जो होती है अपना होमियोस्टेटिक सिस्टम होता है, स्टेट ऑफ होमियोस्टेटिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि इंटरनल जो फिजिकल और केमिकल जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये होमियोस्टेटिक काम करता है। जैसे जैसे है बॉडी टेम्परेचर और फ्लूइड बैलेंस, बॉडी का फ्लूइड बैलेंस। ओके, ये हो गया फ्लूइड बैलेंस हो गया। या पीएच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, पीएच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, ब्लड शुगर हो गया। ये सभी जो होमियोस्टेटिक जो कंडीशन होती है, केमिकल जो रिएक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी टेम्परेचर है, ये सब किससे होमियोस्टेटिक जो होता है उसके थ्रू ये सब बैलेंस होता है। तो ये अगर थोड़ा सा भी अगर पोटेशियम अगर इम्बैलेंस हो गया, कैल्शियम इम्बैलेंस हो गया, या बॉडी फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया, तो ये सारी चीजें फिर होमियोस्टेटिक इम्बैलेंस हो जाता है। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये एसिड और बैलेंस, एसिड बेस का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब एसिड बेस बैलेंस में थोड़ा सा ये डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। थोड़ा आइडिया मोटा मोटा एक छोटा मतलब मोटा छोटा करके मिला के एक आइडिया ले लेते हैं कि एसिड में क्या होता है और बैलेंस जो भी बेस में इसमें क्या होता है।
बेस। एसिड में क्या होगा, पीएच जो है वो, एसिड में क्या होगा, पीएच जो है वो 7 से कम होगा। नंबर 1 बात, एसिड तभी कहलाएगा जब पीएच उसका 7 से कम हो, और इसमें जो पीएच है वो, पीएच जो है मोर देन 7 से ज्यादा होगा, नंबर 1। दूसरा, इसमें जो H प्लस आयन है, इसमें H प्लस आयन बढ़ेंगे, इंक्रीज। H प्लस आयन अगर बढ़े हुए हैं, H प्लस आयन बढ़े हुए हैं तभी वो एसिड होगा, तभी वो एसिड बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर, H प्लस आयन जो है वो डिक्रीज होगा, H प्लस आयन इसमें डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर ये दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल एसिडिक में क्या आएगा, तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोराइड, ओके, और इसमें क्या आएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कलाइन में आएगा, ठीक है। इसको अपन एसिड बेस एल्कलाइन और एसिडिक में कह सकते हैं। ये है, इसमें H प्लस पीएच कम होगा, H प्लस आयन जो बढ़े हुए होंगे, और ये एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोराइड एसिड, और ये है बेस, बेस में मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा। इसमें H प्लस आयन बढ़ेंगे और वो घटेंगे, ओके। ये समझ में आ गया मोटा मोटा। पीएच 0 से 7 तक, 7 से पीएच अगर कम होगा तो वो एसिड में आएगा, और पीएच अगर ज्यादा हो गया तो वो एसिडिक में आएगा, ठीक है। अब अपन समझते हैं एबीजी क्या होती है। एबीजी क्या होती है, एबीजी क्या होती है। एबीजी एक टेस्ट होता है जो आर्टियल ब्लड गैस कहते हैं, आर्टियल ब्लड गैस कहते हैं, आर्टियल ब्लड गैस। कैसे क्या होता है, आर्टियल ब्लड गैस होता है, किससे लेते हैं, बाय इन्वेस्टिगेटेड ब्लड से, क्या प्रोसीजर है, टेस्ट का नाम क्या है, एलेन टेस्ट, बाय एलेन टेस्ट। मेजरमेंट कैसे होता है एबीजी का, एलेन टेस्ट के द्वारा टेस्ट जो ब्लड सैंपल है वो लिया जाता है। किससे लिया जाता है, आरटी से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है थोड़ा समझ जाते हैं अपन। एलेन टेस्ट कैसे लिया जाता है, सिरिंज 2 ml डिस्पोजल सिरिंज, 2 ml डिस्पोजल सिरिंज होता है विद एसेप्टिक टेक्निक, विद एसेप्टिक टेक्निक से सिरिंज को हिपेनेराइज कैसे क्या करते हैं, हिपेनेराइज वॉश करते हैं। उसके बाद में एलेन टेस्ट करते हैं। एलेन टेस्ट कैसे करते हैं, अपन ने सारी जो नर्सिंग में जो भी रिलेटेड एसेप्टिक टेक्निक से ग्लोव्स पहन लिए, हैंड वॉश करने के बाद ग्लोव्स पहन लिए, ग्लोव्स पहनने के बाद अपनी जो एबीजी को जो ट्रे होती है, ट्रे को सही तरीके से अच्छे से पकड़ के पेशेंट के पास मतलब जाते हैं अपन, और साथ में पेशेंट के कंसेंट भी लिए जाते हैं। एलेन टेस्ट जो होता है उसमें कहीं अदर कंट्री में तो अच्छे से लिए जाते हैं, कंसेंट लिए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि चाहे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, कोई भी हैंड हो, हैंड में जो रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी, इन दो चीजों से टेस्ट किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली
जो एलन टेस्ट करते हैं अपन रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी के थ्रू टेस्ट किया जाता है। 2 ml या 5 ml अपन को सीरीज ले ली, हिपेरिन वॉस्ट मतलब हिपेरिन विथ हिपेरिन के वॉस्ट का मतलब ये होता है एक बार हिपेरिन ले लिया और वापस उसको डिस्कार्ड कर दिया, हिपेरिन अंदर नहीं रखना है। ओके, उसके बाद में अपन जो सीरीज होती है उस सीरीज के थ्रू पेशेंट का जो हैंड है, पहले पेशेंट का हैंड अच्छे से पकड़ते हैं और अपन सबसे पहले रेडियल फील करते हैं। पेशेंट की जो आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी होती है, उसको फील करते हैं। पेशेंट की रेडियल आर्टरी फील करने के बाद अच्छे से यहां से दबाते हैं, फिर एकदम से अपन बाई इससे फिंगर से फील करते हैं। अगर रेडियल आर्टरी एक बार अपन को फील करनी है, अगर ये फील अच्छे से हो जाए तो इसको प्रेस करके रखना है। उसको प्रेस करते हैं, उसको प्रेस करने के बाद पेशेंट का जो ये हैंड है वो एकदम से खोलते हैं। अगर खुल रहा है पेशेंट का हैंड, अच्छे से खोलने के बाद जैसे अपन इसको वापस रिलीज करते हैं, थंब को या फिंगर को रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद विद इन उसका अगर उसका CFT CRT कैपिलरी रिफिल टाइम, कैपिलरी रिफिल टाइम, कैपिलरी जो रिफिल टाइम है ना, वो अगर अच्छा हो 2 to 3 सेकेंड अगर वापस आ रहा है मतलब एलन टेस्ट आपका सही है। और आप ये अगर रिलीज करने के बाद में अगर वापस पिंक हो जाता है, CFT अगर बढ़िया, कैपिलरी फिलिंग टाइम जो रिफिल टाइम होता है CRT भी कहते हैं, CFT भी कहते हैं, ये अगर आपका अच्छा है तो आप एलन टेस्ट ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये प्रेस करके वापस अगर रिलीज कर दे और ये प्रेस करने के बाद अगर रिलीज करते हैं और रेडियल के साथ में भी उसको प्रेस करके रिलीज करते हैं तो मतलब आपका रेडियल और अल्नार दोनों सही है पेशेंट की। अगर पेशेंट की रेडियल आर्टरी अगर डैमेज है, ओके समझ लो, अगर पेशेंट की रेडियल आर्टरी डैमेज है तो आप अल्नार से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड सर्कुलेशन जो आर्टरी है वो आर्टरी लाइन है वो सही कहां पे है, इसमें अल्नार में। ठीक है, एलन टेस्ट इसको कहते हैं अपन रेडियल और आर्टरी जो अल्नार आर्टरी है वो प्रोसेस उसका सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए अपन एलन टेस्ट करते हैं। ओके, और उसके बाद अपन क्या क्या देखते हैं पेशेंट में, ये EVG होता क्या है एक्चुअली, EVG होता है दो तरह का जो फंक्शन होता है, बफर सिस्टम, बफर सिस्टम, बफर सिस्टम, बफर सिस्टम के थ्रू काम करता है। EVG जो होता है मोस्ट प्रोबेबली दो तरीके का काम करता है, एक होता है लंग्स और एक होता है किडनी। अगर लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे पेशेंट के, कोई भी डिजीज की वजह से अगर लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो वो रेस्पिरेटरी की तरफ जाएगा, वो रेस्पिरेटरी की तरफ जाएगा और बफर सिस्टम के थ्रू वो किडनी की जो प्रोसेस होता है या बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है उसको डिस्टर्बेंस करेगा। इसलिए लंग्स में जैसे रेस्पिरेटरी इंडिकेटर, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर, और ये हो गया किडनी हो गया वो मेटाबॉलिक इंडिकेटर, मेटाबॉलिक इंडिकेटर। दो तरह के होते हैं, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर और मेटाबॉलिक इंडिकेटर। रेस्पिरेटरी इंडिकेटर में क्या क्या है, लंग्स से क्या क्या आ गया, जैसे PCO2, ओके, और इसमें हो गया तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डिस्टर्बेंस होगा तो फिर PCO2 हो गया और SCO3, सोडा बेकार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। अब बफर सिस्टम हो गया, लंग्स, मतलब इसका क्या है समझा है, आप समझ पाए थोड़ा बहुत। EVG में जब अगर लंग्स के मैकेनिज्म या फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो उस समय किडनी जो बफर सिस्टम के थ्रू किडनी के जो फंक्शंस होते हैं उसको भी डिस्टर्बेंस मतलब इम्बेलेंस करते हैं। इम्बेलेंस करने का मतलब होता है जो H+ आयन है, H+ आयन अगर PCO2 के साथ मिलकर वो सोडा बाइकार्बोनेट
इम्बैलेंस होगा तो फिर किडनी में जो टेस्ट है वो मेटाबॉलिक इंडिकेटर जो होता है सोडियम बाइक आपको भी डिस्टर्बेंस करेगा। उससे पीएच पीएच की वैल्यू है, पीएच की वैल्यू या तो घटेगी या बढ़ेगी, ये दोनों। ठीक है, आगे चलिए। एबीजी में मोस्ट प्रोबेबली अपन क्या क्या देखते हैं, एबीजी में मोस्ट प्रोबेबली अपन क्या क्या देखते हैं, कई बार एम्स में क्वेश्चन आता है, कई बार डीजीएचएस में क्वेश्चन आता है, ईएसआई में भी कई बार एवरेज 100 क्वेश्चंस में से एबीजी या एसिड बेस इम्बैलेंस रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, छोड़ लेते हैं कि यार माइनस मार्किंग में जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब तक आपके अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाए तब तक अपन इसको पढ़ेंगे। और आपके कुछ भी डाउट हो तो आप सब मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से जो भी डाउट है, आप जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 2 व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे को, कोई भी डाउट हो आपको। जब भी मेरे को मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, मैं फ्री होगा तब आपके डाउट क्लियर करने के लिए रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपन आगे। एबीजी सबसे पहले लंग से रिलेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसके बाद में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, थर्ड है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, और फोर्थ वन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। अब एक चीज अपन को समझना है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि रेस्पिरेटरी मींस क्या होता है। रेस्पिरेटरी मींस लंग्स से रिलेटेड है, ये लंग्स से रिलेटेड है। ओके, मेटाबॉलिक मींस किडनी से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी मींस लंग्स से रिलेटेड है और ये किडनी से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद में एसिडोसिस मींस पीएच कम हो गया, H+ आयन बढ़ गए, है ना। इसमें भी पीएच कम हो गया। इसमें एल्कोलोसिस में मींस बेस में बदल गया। बेस में बदलने का मतलब पीएच जो है मोर देन 7, पीएच बढ़ गया। और ये एल्कोलोसिस में पीएच बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 7 से कम हो गया, 7 से कम हो गया, 7 से बढ़ गया और 7 से बढ़ गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अगर किसी पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है मींस उसका जो PCO2 है वो डिस्टर्बेंस है, CO2 से रिलेटेड हो गया ना, रेस्पिरेटरी CO2 से रिलेटेड। ठीक है, PCO2 मींस एबीजी में PCO2 होता है जो ये अपने इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी इंडिकेटर कौन सा है, जो लंग्स है, अपने लंग्स का इंडिकेटर है ये रेस्पिरेटरी बताता है। मींस अगर PCO2 उसका अगर डिस्टर्बेंस है तो एसिडोसिस, पीएच अगर उसका कम है तो अपन क्या कहेंगे, अगर PCO2 को डिस्टर्बेंस है, ठीक है ना, सोडियम कार्ब उसका नॉर्मल है, PCO2 अगर उसका बढ़ा हुआ है, कम है, और साथ में अगर ये
पीएच अगर कम है, लेस देन 7 से कम है, तो अपन क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मींस किडनी से रिलेटेड मतलब सोडा बाइकार्ब, किडनी से रिलेटेड मतलब सोडा बाइकार्ब SCO3। अगर सोडा बाइकार्ब उसका कम है या बढ़ा हुआ है, और साथ में अपन ये एसिडोसिस देखेंगे, मतलब पीएच अगर उसका कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे। रेस्पिरेटरी मींस लंग्स मतलब PCO2 वही वापस, और मेटाबॉलिक मतलब SCO3। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होते ही रहते हैं। पीएच बढ़ गया, रेस्पिरेटरी कम हो गया, PCO2 कम हो गया, या सोडा बाइकार्ब बढ़ गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कोलोसिस। तो इन जितनी भी ये सारी चीजें हैं, तो इसमें क्या है कि अपन एक तरह से पूरा वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है इसके लिए अपन जानने के लिए, एक फॉर्मूला से समझते हैं अपन। एक फॉर्मूला अपन मतलब माइंड सेट कर लो कि एक फॉर्मूला से अपन क्या है, कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो अपन भूलेंगे नहीं। फॉर्मूला है रॉम। क्या फॉर्मूला है? रॉम। रॉम मीन्स क्या फॉर्मूला है? रॉम, ROME। रॉम मीन्स, याद कर लो, ये याद कर लो, आगे बहुत फॉर फ्यूचर में काम ही आएगा ये चीज, कि उसमें अपन डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं। कई सारे यूट्यूब के चैनल पे कई वीडियोस पड़े हैं इसके संबंध में, और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, लेकिन सबसे इजी और सबसे मतलब एक बेस्ट जो मेथड होता है वो याद करने का जो तरीका है, मेरे को यही लगा, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, शेयर करें। तो रॉम का मतलब होता है रेस्पिरेटरी। R से मतलब रेस्पिरेटरी, R मीन्स रेस्पिरेटरी। O का मतलब ऑपोजिट, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। कुछ समझ में आया? अब इसको थोड़ा अपन जानते हैं विस्तार से। रेस्पिरेटरी मीन्स लंग्स का इंडिकेटर, रेस्पिरेटरी वहां से रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, मीन्स CO2 PCO2 इससे रिलेटेड है, तो अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी मीन्स PCO2। ऑपोजिट, किसका ऑपोजिट है? अच्छा, इसमें ये चारों चीज बता तो दी। ऑपोजिट किसका है? रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल किसका? पीएच का। किसका? पीएच का। आया कुछ समझ में? रेस्पिरेटरी ऑपोजिट किसका? पीएच का। ठीक है, पीएच का ऑपोजिट। मेटाबॉलिक इक्वल किसका? पीएच का। समझ में आया? रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मीन्स पीएच जो है वो रेस्पिरेटरी के ऑपोजिट होता है। मैं बताता हूं कैसे। रेस्पिरेटरी किसका? पीएच का प्लस पीएच। ऑपोजिट मीन्स ये PCO2, PCO2 अगर बढ़ा हुआ होगा एबीडी में, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, अगर PCO2 अगर बढ़ा हुआ है तो मान के चलो कि उसका जो पीएच है वो हमेशा कम होगा। पीएच ऑपोजिट, पीएच हमेशा कम होगा। और PCO2 अगर उसका कम है बॉडी में, PCO2 अगर कम है तो मीन्स उसका पीएच जो है वो बढ़ा हुआ होगा। नंबर 1, इसको क्या कहेंगे अपन? इस कंडीशन को कहेंगे अपन PCO2 अगर बढ़ा हुआ है, पीएच अगर कम है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? इस कंडीशन को पीएच, अगर पीएच कम है मीन्स एसिडिक,
किसका, ये PCO2 तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसको क्या कहेंगे अपन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मतलब ये अगर PCO2 दोनों तो पीएच हमेशा उल्टा होगा विद कमरनापाती। तो आप है ना अपन को इसको यूं कह सकते हैं एक तरीके से पीएच PCO2, इसके जस्ट उल्टा होगा, पीएच के जस्ट उल्टा होगा PCO2, ठीक है। और दूसरा ये मेटाबॉलिक इक्वल, मेटाबॉलिक मींस SCO3, SCO3 समानुपाती, SCO3 समानुपाती पीएच, SCO3 समानुपाती, ये अपने समानुपाती मतलब अगर CO2 बढ़ा हुआ होता तो पीएच भी बढ़ा हुआ होगा। इसमें PCO2 ज्यादा है, पीएच कम है। इसमें उल्टा होगा, इसमें ये होगा कि अगर किसी पेशेंट की ब्लड में अगर SCO3 मतलब सोडा बाइल कार्ब अगर बढ़ा हुआ है तो उसका पीएच भी ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये देखो यहाँ ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, लेकिन यहाँ अगर ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, और अगर ये कम है तो ये भी कम होगा। है समझ में यहाँ तक? हम चारों कंडीशन जो है वो समझ जाते हैं अपन अपन एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में क्या कैसे काम करता है ये। फॉर्मूला रोम, ये याद रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। रोम ROME, रोम रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, मतलब रेस्पिरेटरी किसका, पीएच का। रेस्पिरेटरी में PCO2 अगर बढ़ा हुआ होगा तो पीएच भी बढ़ा हुआ होगा। ये रोम रेस्पिरेटरी ऑपोजिट पीएच का, किसका, पीएच का याद रखना, किसका वैसे पीएच, ठीक है। अब अपन एक एक चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सबसे पहले लेते हैं अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, नॉर्मल ब्लड वैल्यू, सबसे पहले ये ले लेते हैं अपन एक बार, इसका नॉर्मल ब्लड वैल्यू कितना होना चाहिए, ABG। ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, पीएच 7.35 to 7.45, ओके। ये हो गया नंबर 1 मिली इक्विवेलेंट पीएच। उसके बाद में पीएच हो गया, फिर PCO2 कितना हो गया, 7 को हटा दो, पॉइंट और 7 को हटा दो, 35 to 45 mm of Hg, mm of Hg, ओके। उसके बाद सोडा बाइल कार्ब SC3, ये होता है 22 से 26, 22 to 26, किसी किसी में 27 भी है, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी वैल्यू। तो एबीजी अपन किसी पेशेंट की देखते हैं इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में, तो उसमें अपन मेन जो 3 जो पैरामीटर्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन लिस्ट वो मतलब आगे की जो प्रोसेस है वो
करते हैं अपन, करेक्शन करते हैं। अगर सोडा बाई पीएच अगर किसी का कम है तो वो करेक्ट करते हैं, PCO2 अगर कम है तो वो करेक्ट करते हैं, सोडा बाई कार्ब कम है तो वो करेक्ट करते हैं। वो अलग अलग मैनेजमेंट है, वो मैं आगे जैसे जैसे चलेगी अपन वैसे वैसे बताऊंगा मैं। तो ये सारी चीजें, ये नॉर्मल वैल्यू है। ये क्या है? नॉर्मल वैल्यू किसमें? एबीजी। एबीजी की जो नॉर्मल वैल्यू है वो पीएच बॉडी का कितना होता है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं अपन, है ना, बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी की जो नॉर्मल वैल्यू है ये उसकी बात कर रहे हैं। पीएच होता है 7.35 टू 7.45। PCO2 जो है वो कितना होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। और सोडा बाई जो कार्ब होता है SCO, तो सोडा बाई कार्ब जो होता है वो कितना होता है, बाई कार्ब है, सॉरी ये सोडा बाई कार्ब नहीं, बाई कार्ब है। तो बाई कार्ब कितना होता है 22 टू 26 mm ऑफ Hg। अगर किसी ब्लड की जो एबीजी है उसमें इंक्रीज है या डिक्रीज है तो उसका वो करेक्शन अपन आगे करते हैं, और अभी वो आगे बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले अपन 4 पैरामीटर्स मैंने बताए थे वैसे कि एबीजी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये 4 चीजें मोस्ट कॉमनली होती है। उसके बाद एक कंपनसेट भी होता है, कई बार ये सारी वैल्यूज जो है वो नहीं मिल पाती है तो उसमें कंपनसेट भी होता है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, लास्ट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है कि अगर किसी रेस्पिरेटरी से मैंने बताया जैसे लंग्स में, लंग्स का मीन्स PCO2, लंग्स मीन्स अगर किसी पेशेंट में PCO2 बढ़ा हुआ है, अगर किसी पेशेंट में, क्योंकि रोम मीन्स रेस्पिरेटरी ऑपोजिट किसका, पीएच का, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। तो मतलब एसिडोसिस तभी कहलाएगा जब रेस्पिरेटरी के ऑपोजिट होगा पीएच, ठीक है ना। तो PCO2 में क्या होगा, उसमें बढ़ा हुआ होगा, एंड एसिडोसिस मतलब पीएच जो है वो क्या होगा, कम होगा, कितना 7 से, कितना 7 से कम होगा। और PCO2 नॉर्मल कितना है, PCO2 जो नॉर्मल है 35 टू 45, तो 35 टू 45 से ये बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, बढ़ा हुआ होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें PCO2 कब कहलाएगा, PCO2 देखो नॉर्मल वैल्यू कितनी है 35 टू 45, 35 टू 45 मतलब PCO2 जो है वो इंक्रीज होगा और पीएच कम होगा, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन, इसको अपन क्या कहेंगे, PCO2 अगर किसी का बढ़ा हुआ है EBG में और पीएच अगर किसी का कम है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाएगा। नंबर 1 ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस टाइप आ गया पेशेंट, जो 2 दिनों से खाना नहीं खाया और पेशेंट ओपीडी में आ गया, ओपीडी से आईपीडी में गया, आईपीडी से फिर उसका एबीजी टेस्ट करवाया। एबीजी टेस्ट में अगर किसी पेशेंट का PCO2 लेवल बढ़ा हुआ है और एबीजी अपने सामने आ गए, अपन देखें कि किसी पेशेंट का PCO2 अगर बढ़ा हुआ है और पीएच उसका अगर कम है तो उसमें ये बहुत सारी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू दे दी उन्होंने कि PCO2 जो है वो 45 से ज्यादा है और पीएच जो है लेस देन 7 से कम है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो इन चारों कंडीशन में से कौन सा राइट है या आप उसको कैसे करेक्शन करोगे, तो ये चीज आनी चाहिए, है ना। तो ये एग्जाम से क्वेश्चन भी पूछते हैं तो ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होता है तो अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आती फिर। तो ये चीजें हैं, PCO2 अगर बढ़ा हुआ है और पीएच कम है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नंबर 1। और ये कंडीशन कब होगी पेशेंट में, है ना, विच डिजीजेस, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। तो नंबर 1 कंडीशन, पेशेंट जब हाइपो वेंटिलेट हो, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, हाइपो वेंटिलेट क्या है, हाइपो वेंटिलेट, हाइपो वेंटिलेट,
हाइपोवेंटिलेट मीन्स O2 की कमी। समझे? अगर किसी पेशेंट कोई है अनकॉन्शियस हो गया या पेशेंट प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? रेस्पिरेटरी एस्टोसिस होगा। ओके, हाइपोवेंटिलेशन में ऑक्सीजन की बॉडी में कमी होगी। और ये किस किस सिचुएशन में हो सकता है? सबसे पहले अस्थमा, अस्थमा वाले पेशेंट में ज्यादातर रेस्पिरेटरी एस्टोसिस देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद में निमोनिया, निमोनिया। ओके, दूसरा कौन सा है? निमोनिया। तीसरा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में भी क्योंकि ये प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते, अस्थमा वाला पेशेंट ऑक्सीजन बॉडी में ले नहीं पाता, निमोनिया वाला, ब्रोंकाइटिस वाला। पल्मोनरी एडिमा हो गया, है ना, पल्मोनरी एडिमा हो गया। ओके, पल्मोनरी एडिमा हो गया और पल्मोनरी एम्बोलाई हो गया, पल्मोनरी एम्बोलाई। ये अपन आगे पढ़ेंगे पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलाई क्या होता है। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलाई, पल्मोनरी एम्बोलाई। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसमें क्या होता है, ये पेशेंट है ना, वो प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं ले पाता, उसकी वजह से पीसीओ2 जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाता है। पीसीओ2 लेवल जब बढ़ जाएगा तो उसके जो बफर सिस्टम के थ्रू लंग्स और किडनी आपस में वो मैकेनिज्म होता है, वो बफर सिस्टम के थ्रू काम करके फिर उसका जो H+ आयन है, H+ आयन है वो बॉडी में बढ़ जाएंगे। जब H+ आयन बॉडी में बढ़ जाएंगे तो बॉडी एसिडोसिस चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो कई पेशेंट में जो CNS है, ये मिटा दे, चलो। CNS डिप्रेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डिप्रेस हो जाता है, नार्कोटिक्स ड्रग्स, सेम डिप्रेस हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स हो गया, एल्कोहल हो गया। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाता, हाइपोवेंटिलेट हो जाता है पेशेंट, तो उस समय रेस्पिरेटरी एस्टोसिस में चला जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है इसका? अगर कोई ऑक्सीजन कम ले रहा है तो उसको ऑक्सीजन दो, उसको वेंटिलेट करो, है ना। मैनेजमेंट क्या है? वेंटिलेट करो। O2 एडमिनिस्ट्रेशन, O2 मिनिस्टर। नंबर 1 O2 एडमिनिस्टर करेंगे। अगर सेमी कॉन्शियस है पेशेंट तो आप ऑक्सीजन देके उसको, जो पीसीओ2 लेवल उसका बॉडी में बढ़ा हुआ वो करेक्शन देके कम हो सकता है। नहीं है तो फिर उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर, मतलब वेंटिलेटर लगाओ, उसको इंटूबेट करो, बाय इंटूबेशन प्रोसेस, बाय इंटूबेट मतलब इंटूबेशन, ईटी ट्यूब लगा के उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर से कनेक्ट करके अपन एक जो पैरामीटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बाई वेंटिलेटर से प्रेशर पॉइंट कितना रखना है, पीक वॉल्यूम कितना रखना है, FiO2 कितना रखना है और सोडा बाइकार्बोनेट उसका करेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीजें देख के वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं उसको कितना मतलब सोडा बाइकार्ब देना है, कितना ऑक्सीजन देना है, कितना FiO2 देना है, कितना वो, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको ऑक्सीजन देते हैं, है ना। फिर अच्छा एक चीज और है कि एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, वो पेपर मैंने भी दिया था। इसमें जैसे इन्होंने बताया कि
PCO2 बढ़ा हुआ है, pH कम है, PCO2 बढ़ा हुआ है, pH कम है, तो क्या सक्शन कर सकते हैं उसको हाइपर वेंटिलेट, एक बार हाइपर वेंटिलेट करना पड़ेगा पेशेंट को। हाइपर वेंटिलेट एक बार करो उसको, हाइपर वेंटिलेट करने के जस्ट बाद में उसकी सक्शनिंग करते हैं। सक्शन क्या करते हैं? सक्शनिंग। ऑक्सीजन के साथ में अगर सक्शनिंग भी करें ना, PCO2 लेवल उसको कम होगा, क्योंकि जो CO2 रिटेन हो गया है बॉडी में, लंग्स में जो CO2 रिटेन हो गया है उसको सक्शन के बाई सक्शन के थ्रू, ये भी एक प्रोसेस में आता है, सक्शन करते हैं बॉडी में लंग्स से, तो फिर वो PCO2 है वो रिटेन जो थी वो बाहर आ जाती है। प्लस डीप ब्रीदिंग, सक्शनिंग के साथ में क्या करेंगे अपन? डीप ब्रीदिंग। पेशेंट को बोलेंगे भाई जोर जोर से, अच्छे से, धीरे धीरे से गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, डीप ब्रीदिंग। लास्ट एरोले तक ऑक्सीजन गई, धीरे से छोड़ेंगे। उससे क्या हो गया कि लास्ट जो CO2 जहाँ रिटेन हो रखी है CO2, उसको डीप ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो वो CO2 रिटेन होकर बाहर आएगी। डीप ब्रीदिंग करेंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गया? अपन चलते हैं अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये हो गया रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। अब देखो यहां बताया तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड मतलब यही होता है PCO2, तो ये भी रेस्पिरेटरी है, तो इससे मीनिंग भी ये होगा PCO2 नंबर 1। एल्कोलिसिस मतलब pH से रिलेटेड है, एसिडोसिस pH से रिलेटेड है। एक तो उसमें इम्बैलेंस हो गई होगा, तो pH तो सब में हो गई होगा, या तो pH एसिडोसिस होगा तो pH होगा, एल्कोलिसिस होता तो pH होगा। अब रोम से अपन क्या कहते हैं? रोम क्या कहता है? रोम ये कहता है कि रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, मतलब रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, रेस्पिरेटरी मतलब PCO2, एसिडोसिस मतलब कम, एसिडोसिस अगर कम है तो pH, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, ऑपोजिट मींस अगर pH कम है तो PCO2 लेवल बढ़ा हुआ होगा। अब वापस देखो रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मतलब अगर pH, एल्कोलिसिस, एल्कोलिसिस मींस pH अगर बढ़ा हुआ है, pH अगर बढ़ा हुआ है कितना से? 7 से, 70 से। अगर pH अगर बढ़ा हुआ है तो PCO2 लेवल उसका कम होगा। समझ में आया? रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, दोनों में ऑपोजिट चलता है। जहां pH कम है PCO2 लेवल बढ़ा हुआ है, किसी का pH अगर बढ़ा हुआ है तो PCO2 लेवल कम है, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। ये किस में चलेगा? ये रेस्पिरेटरी में ही चलेगा। मेटाबॉलिक में क्या होगा? आगे पढ़ेंगे 3 और 4 में मेटाबॉलिक क्या होगा, जस्ट इसका इक्वल हो जाएगा। जैसे ये अभी तो उल्टा चल रहा है दोनों में, रेस्पिरेटरी से उल्टा pH चल रहा है दोनों में, उसी तरह मेटाबॉलिक में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब जैसा pH होगा वैसा क्या वैसा सोडा बाइकार्ब होगा, और जैसा pH ज्यादा होगा तो यहाँ पे भी सोडा बाइकार्ब भी ज्यादा होगा तो pH भी ज्यादा होगा। अभी तो ये ऑपोजिट चल रहे हैं दोनों। कैसे ऑपोजिट? ये देखो, रेस्पिरेटरी ज्यादा चल रहा है तो PCO2 कम चल रहा है, ये pH कम चल रहा है। इसमें रेस्पिरेटरी PCO2 कम है तो ये pH ज्यादा हो गया। ये देखो ऑपोजिट है दोनों, है ना? ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऐसे ये चीज है। अब ओपन करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस मतलब नॉर्मल वैल्यू कितनी है? PCO2। रेस्पिरेटरी मतलब PCO2 से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है, PCO2 से रिलेटेड है। लंग्स अगर रेस्पिरेटरी अगर कम है, PCO2 लेवल अगर कम है, कितने से कम है? 35 से कम है।
पीसीओ लेवल कितने से कम है? 35 से कम है। पीसीओ लेवल कितने से कम है? 35 से कम है। और पीएच 7 से ज्यादा है। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी सिचुएशन होता है ये तो अपने समझ लिया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है कौन सी कंडीशन में? जब पेशेंट प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में इनहेल नहीं कर पा रहा है, सांस नहीं ले रहा है। कौन सी कंडीशन में? जैसे अस्थमा हो गया, पेशेंट को ज्यादा अस्थमा हो गया, जोर जोर से सांस नहीं ले पा रहा है या धीरे भी आराम से भी सांस नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, CO2 वहां रिटेन हो जाएगी, ज्यादा CO2 रिटेन हो जाएगी। कितनी ज्यादा हो जाएगी? जो PCO2 लेवल जो 45 से ज्यादा, मतलब ये 35 से कम हो जाएगी, इसमें तो कम हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाएगा पेशेंट, तो बढ़ जाएगी। जैसे अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, पल्मोनरी एम्बोले हो गया, ठीक है, CO2 नार्कोसिस, नार्कोटिक्स ड्रग्स हो गई, जैसे कोई भी सेडेशन ले लिया पेशेंट तो वो डीप ब्रीदिंग में चला जाता है, CO2 वापस रिटर्न मतलब बाहर नहीं कर पाता है और अंदर ही वो रह जाती है, CO2 रिटर्न हो जाती है। और CNS डिप्रेस हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो गया, ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है वो भी डिप्रेस हो गया, कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई ट्यूमर की वजह से, तो उसमें भी फिर वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पेशेंट चला जाएगा। ओके, अपन चलते हैं। इसमें तो हाइपोवेंटिलेट होगा, इसमें क्या होगा? हाइपोवेंटिलेट होगा। क्या होगा? हाइपोवेंटिलेट, हाइपोवेंटिलेट। ओके, इसमें क्या होगा? हाइपरवेंटिलेट, हाइपर मतलब कौन सी कंडीशन में? ये हाइपोवेंटिलेट था, मतलब ऑक्सीजन बॉडी में ले नहीं पा रहा था, इसमें वो ऑक्सीजन ज्यादा लेगा। ठीक है ना? कौन कौन सी कंडीशन में होता है? सबसे पहले ओवर वेंटिलेशन, इसका साइड इफेक्ट यही, जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अपन पढ़ा था, मैकेनिकल मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैकेनिकल वेंटिलेशन भी होना चाहिए, है ना? तो मैकेनिकल वेंटिलेशन होना चाहिए, जैसे वेंटिलेटर किसी इंटूबेट करके पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले लिया, अगर FiO2 अगर उसका ज्यादा दे दिया और अपन ने ज्यादा देर तक ABG नहीं करवाई, FiO2 प्रॉपर मैनेजमेंट करके उसका वापस रिपीट ABG करवा के उसका अगर फॉलोअप नहीं लिया, तो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोवेंटिलेट से हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेट तो फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को करेक्शन करने की बजाय वापस रेस्पिरेटरी एल्कोलिस में चला जाएगा एक तरह से पेशेंट, है ना? तो ये भी इसका साइड इफेक्ट है कि अपन प्रॉपर फॉलोअप करना भी उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपर वेंटिलेट पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करने के बाद में, मतलब हाइपर वेंटिलेट अगर कोई पेशेंट है, ऑक्सीजन अगर ज्यादा दे रहे हैं कंटिन्यू, तो भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो जाता है। तो एक ऑक्सीजन मास्क से भी ऐसा नहीं है कि 2 लीटर पे दे दो, 3 लीटर पे दे दो और कंटिन्यू उसको ऑक्सीजन देते ही जा रहे हैं अपन, तो वो डॉक्टर्स है वो डिसाइड करते हैं कि इसको ऑक्सीजन कितने लीटर पे देनी है और कब तक देनी है। तो ये ABG के करेक्शन के बाद ही फॉलोअप लिया जाता है। तो ये सारी चीजें अपन को नॉलेज में रहनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं। उसमें अपन ने देखा था, जैसे ये अपन ओवर वेंटिलेशन हो गया, पेन है, फीवर है। अगर किसी पेशेंट में जैसे पेन, हाइपर वेंटिलेट ये हो गया एक, तो दूसरा हो गया पेन। पेन में क्या होगा? बॉडी में किसी भी पार्ट में पेन है या बॉडी उसकी पेन कर रही है और एक्सेसिव पेन, मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो हाइपर वेंटिलेट में जोर जोर से टेक्निया जो ब्रीदिंग है, वो उसका ब्रीदिंग लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, है ना? जो 16 से 20 नॉर्मली होता है वो बढ़ जाएगा। ज्यादा बढ़ जाने से क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा लेगा, ऑक्सीजन अगर ज्यादा लेगा तो जो CO2 है पूरी बाहर आ जाएगा, ऑक्सीजन लेते रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसका CO2 PCO2 जो लेवल है वो 35 से भी कम हो जाएगा, है ना? जब 35 से कम हो जाएगा तो पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में चला जाएगा। ये है पेन। फीवर, पेशेंट को अगर फीवर है तो
उस कंडीशन में भी वो टेक्निक वगैरह होता है, ब्रीदिंग उसकी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी उसको लेता है। इमोशनल कंडीशन और क्या है, इमोशनल। कंटिन्यू कर रहे हैं अपन है ना, इसी में रेस्पिरेटरी में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था हाइपरवेंटिलेट, सेकंड था पेन, थर्ड था फीवर और फोर्थ है इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन में भी क्या होता है, कई बार पेशेंट ज्यादा ब्रीदिंग करने लग जाता है और वो ज्यादा ब्रीदिंग बहुत ज्यादा करता है। उसके बाद में नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग। इसमें मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, मैनेजमेंट PCO2 बॉडी में कम हो रहा है। PCO2 का लेवल भी एक जो नॉर्मल पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। अपन सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन दे दे के पेशेंट को जिंदा कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपन ऑक्सीजन के साथ में जो PCO2 का लेवल है वो भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बॉडी में होना भी चाहिए। जब PCO2 लेवल अगर 35 से कम हो जाता है तो ये सारी चीजें अपन को फिर फेस करनी पड़ती है। तो एक ये हो गया। मैनेजमेंट क्या होगा इसका, जो ऑक्सीजन है रीब्रीदर मास्क, CO2 रीब्रीदर मास्क, रीब्रीदर मास्क मतलब एक रीब्रीदर मास्क होता है, उससे ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी अंदर, फिर वापस बाहर आएगी। बाहर आते ही वो गुब्बारे में इकट्ठी हो जाएगी CO2, और CO2 जब इकट्ठी होगी तो वो बाहर रिलीज नहीं होकर गुब्बारे में इकट्ठी हो जाएगी, फिर वो बैलून के थ्रू वापस CO2 और अंदर लेगा। तो मतलब उसको CO2 चाहिए। अपन मेन पर्पज क्या है इसमें, मेन पर्पज अपना यही है, रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस में PCO2 जो लेवल कम हो रहा है उसको वापस बढ़ाएंगे। जैसे ही उसको बढ़ाएंगे और सोडा में काप वगैरह सब कुछ ठीक है कंपनसेट में, तो जैसे PCO2 लेवल अगर उसको बॉडी में कम है तो CO2 अगर देंगे उसको तो ये वापस अपना सही हो जाएगा पेशेंट, है ना। ये है। उसके बाद में अपन कैल्शियम डिपोनेट भी देते हैं, क्योंकि उसमें क्या ये कैल्शियम की कमी हो जाती है। हाइपोकैलेमिया हो जाता है रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस में, कैल्शियम जो है वो भी हाइपोकैल्शियमिया। उसके बाद में अब अपन ने पढ़ा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस पढ़ लिया, जो लंग्स से रिलेटेड है वो पार्ट अपन ने पढ़ लिया। अपन अब पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेटरी। थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तीसरा हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस। मेटाबॉलिक से रिलेटेड मींस किडनी से रिलेटेड मतलब वो तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है दोनों में, एसिडोसिस और एल्कोलाइसिस में। ये मेटाबॉलिक मींस किडनी से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड मींस सोडा बाइकार्ब SCO3 और SCO3। अब इसमें क्या था, इसमें ये था कि रोम, अपन वापस रोम याद करेंगे जब भी ये करेक्शन करना होगा, क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो कंफ्यूजन होना का काम ही नहीं है। रोम याद करते हैं किसके साथ में, पीएच के साथ में। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। तो मेटाबॉलिक इक्वल किसका, पीएच का। पीएच का इक्वल मींस अगर ये कम होगा तो मेटाबॉलिक में अगर कुछ सोडा बाइकार्ब कम होगा तो पीएच भी कम होगा। अगर जैसे मेटाबॉलिक इक्वल मतलब दोनों में इक्वल होगा, है ना। सोडा बाइकार्ब एसिडोसिस मतलब पीएच,
पीएच अगर एसिडोसिस से अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक है। और एल्कलोसिस मतलब पीएच ज्यादा, ये ज्यादा होगा तो सोडोबाइकार्ब भी ज्यादा होगा, ये कम कम ज्यादा ज्यादा। उसमें ऑपोजिट थे दोनों में, रेस्पिरेटरी दोनों ऑपोजिट थे पीएच के, इसमें मेटाबॉलिक में दोनों समानुपाती है ना। पीएच अगर कम होगा तो सोडोबाइकार्ब भी कम होगा एसिडोसिस में, एल्कलोसिस में मतलब पीएच बड़ा होगा सोडोबाइकार्ब भी बढ़ा हुआ होगा। SCO3 कितना कम है, SCO3 ये देखो 22 से 26, तो ये कम मतलब 26, ये 22 से कम, पीएच 7 से कम। इसमें सोडोबाइकार्ब 26 से बड़ा हुआ, पीएच ये कंडीशन दोनों में, ओके। अब अपन को देखना ये है कि ये कंडीशन कब आती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा, रीनल फेलियर, सीकेडी पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज या CRF। किडनी रीनल फेलियर नंबर 1। दूसरा T2DM, डायबिटिक 2 टाइप, डायबिटिक मेलाइटस। उसके बाद में DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, नाम से भी पता चल रहा है एसिडोसिस मींस एसिड, H+ आयन बढ़ गए। मेटाबॉलिक मतलब किडनी से रिलेटेड है, CKD किडनी, T2DM और DK डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, सीवियर डायरिया। याद रखना ये आता है कहीं बाहर क्यों सुनाया हुआ, कहीं बाहर क्यों सुनाया हुआ है, ये याद रखना है। सीवियर डायरिया, अगर किसी पेशेंट में सीवियर उसको डायरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, कंटिन्यू डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, मतलब सोडाबाइकार्ब कम हो जाएगा, है ना। अगर किसी पेशेंट में इलियोस्टोमी करी हुई है तो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इलियोस्टोमी से सिक्रेशन कंटिन्यू चलेंगे तो उस समय इलियोस्टोमी नंबर 1 है ना। स्टारवेशन, स्टारवेशन, कोई भूख हड़ताल पे बैठ गया है, या ऐसा पेशेंट जो खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, खा ही नहीं पा रहा है, राइस ट्यूब भी नहीं दे पा रहे, या खाना नहीं खा रहा है, तो उस समय भी एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ एस्पिरिन बहुत ज्यादा, एक्सेसिव इंजेक्शन, बहुत ज्यादा एस्पिरिन उसने ले ली, कोई पेशेंट है बहुत ज्यादा एस्पिरिन उसने ले ली है ना, तो वो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएगा, ओके। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका मैनेजमेंट क्या है ना, सोडाबाइकार्ब का मैनेजमेंट क्या है। अगर पेशेंट, नाम से पता चला मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर सोडाबाइकार्ब उसका कम है तो उसको करेक्शन करने के लिए क्या देंगे अपन, सबसे पहले तो डॉक्टर्स एडवाइस, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करे भाई इसको इतना मतलब ml उसको सोडाबाइकार्ब देना है, इतना mg उसको सोडाबाइकार्ब देना, तो सोडाबाइकार्ब मैनेजमेंट में क्या है, वही SCO3 सोडाबाइकार्ब देके अपन, जैसे कि सोडाबाइकार्ब उसमें जैसे 22 रहेगा नॉर्मल, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सोडाबाइकार्ब बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब 16 आ जाएगा, 10 आ जाएगा या 7 ही आएगा, है ना। सोडाबाइकार्ब उसका बहुत कम हो जाएगा, तो सोडाबाइकार्ब 22 से बहुत ज्यादा कम है, मतलब 5, 7, 10, 15, 16, तो उसको करेक्शन, जब तक अपन सोडाबाइकार्ब का करेक्शन नहीं करेंगे, जब तक सोडाबाइकार्ब उसको पेशेंट को नहीं देंगे अपन, उसका करेक्शन नहीं करेंगे, तब तक SCO3 लेवल को प्रॉपर नहीं आएगा, और जब तक ये प्रॉपर नहीं आएगा तब तक पेशेंट का ABG करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में कोई पेशेंट T2DM है, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2, क्रोनिक में तो DK में जाएगा पेशेंट, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जाएगा पेशेंट, जब तक, अच्छा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कीटोन यूरिया उसका करेक्शन नहीं करेंगे, है ना। कीटोन यूरिया नंबर 1, ब्लड शुगर, ये सारा उसका करेक्शन नहीं करेंगे, तब तक वो पेशेंट है उसका सोडाबाइकार्ब उसका करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एसिडोसिस को करेक्शन करना बहुत जरूरी है, अपन एसिडोसिस जब तक करेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ओके।
और अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस ले लेते हैं। सोडा बाइकार्ब उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, पीएच उसका बहुत ज्यादा है। कब कौन सी कंडीशन होगा? 26 से ज्यादा, मतलब SCO3 जो है वो 26 मैक्सिमम जो लेवल है 26 से ज्यादा, और पीएच उसका ये ज्यादा है। तो ये कौन सी कंडीशन होगा ये देखना है अपन, है ना, ये देखना है। तो किडनी सोडा बाइकार्ब उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मेटाबॉलिक एक्सेसिव वोमिटिंग, इसमें डायरिया हो गया। हाँ, इसमें सीवियर डायरिया था ना, सीवियर डायरिया। इसमें क्या होगा? एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग। एक्सेसिव वोमिटिंग अगर किसी पेशेंट को हो रही है तो उस समय फिर ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में चला जाएगा पेशेंट, ठीक है। उसके बाद में GI सक्शनिंग, GI वॉमिटिंग बाय ओरल या नेजल, मतलब वॉमिटिंग हो जाती है या GI सक्शनिंग, सक्शन वगैरह करते हैं तो उस समय ये क्या सोडा बाइकार्ब उसमें बॉडी में बढ़ जाते हैं। H+ आयन हमेशा ये क्या कहते हैं, H+ आयन की कमी हो जाती है, सोडा बाइकार्ब उसमें बढ़ जाता है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है अपन को। वॉमिटिंग है, सक्शन है, कंटिन्यू किसी पेशेंट का सक्शन भी नहीं करना है, उससे सोडा बाइकार्ब है वो बॉडी में बढ़ जाता है। H+ आयन जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? कोई डायबिटिक चल रहा है तो उसके डायबिटिक डॉक्टर्स कहेंगे तो बंद करेंगे, ठीक है ना। और उसका कोई डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड वगैरह देंगे, नॉर्मल सैलाइन वगैरह में, ये डॉक्टर्स एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में, ओके। अब अपन छोटे से क्वेश्चन ले लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, और फिर 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, pH 7.30, SCO3 20, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, IPD में पेशेंट एडमिट हुआ। वार्ड में भर्ती होने के बाद उसका एलन टेस्ट के थ्रू ABG करवाया, और डॉक्टर्स ने बोला ABG करो, उसका ABG करा। उसका ABG करने के बाद ये वैल्यूज अपने सामने है। तो इसमें क्या देखेंगे अपन? ये रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है, एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये कैसे पता चलेगा? तो pH अपना जो नॉर्मल वैल्यू, अपने ABG की जो नॉर्मल वैल्यू वो क्या कहती है? pH है इसका 7.30। नॉर्मल जो pH होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है। तो pH इसमें क्या है? कम है ज्यादा है? नंबर 1 कंडीशन। इसमें pH क्या है? pH 7.35 नॉर्मल है ना, मतलब अपना pH कम है। ये pH एक कंडीशन तो ये आ गई अपने सामने। pH कम होती पता चल गया कि एसिडोसिस है। नंबर 1 सोडा बाइकार्ब कितना है? 20 मीन्स सोडा बाइकार्ब देखो 20 है, तो ये कम है ज्यादा है? ये भी कम है। तो SCO3 कम में ज्यादा है 20। SCO3 देखो 22 है नॉर्मल, ये 20 है, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू से भी कम है, मतलब ये भी कम है, ठीक है। अब PCO2 देखो, PCO2 नॉर्मल अपना कितना होना चाहिए? 35 टू 45 होना चाहिए, यहाँ 38 है, मीन्स ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ओके। तो ये अपना क्या कहलाएगा? अब अपन को देखना ही है, एसिडोसिस से पता चल गया। अब रोम क्या कहता है? रोम ये कहता है कि रेस्पिरेटरी, यहां पे दो तरह की वैल्यू है pH, तो रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल।
मेटाबॉलिक इक्वल मतलब मेटाबॉलिक इक्वल ये मेटाबॉलिक, तो ये हो गया। तो सोडा इससे क्या रिलेटेड है, तो पीसीओ2 तो रेस्पिरेटरी से हो गया, ये मेटाबॉलिक से हो गया। तो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है इसमें मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, जो पीसीओ2 रेस्पिरेटरी नॉर्मल है, तो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक। एक चीज का ध्यान रखना है हमको इसमें कि एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, ये दोनों एक साथ कभी भी इम्बैलेंस नहीं आएगी, दोनों में से एक नॉर्मल वैल्यू आएगी। अगर दोनों इम्बैलेंस है, दोनों डिस्टर्ब है, मींस कंपनसेट कहते हैं अपन को, उसको अपन कंपनसेट रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो भी है वो कहते हैं अपन। ये फिलहाल रेस्पिरेटरी, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। दूसरा देखो 7.45 29 42, ये क्या कह रहा है, pH 7.452 ये होना चाहिए, तो 7.45 ये मतलब बढ़ा हुआ है। 29 SCO3 22 से 26 होना चाहिए, 26 से ज्यादा है, ये भी बढ़ा हुआ है। अब ये दोनों जब बढ़े हुए हैं तो ये इसको नॉर्मल होना चाहिए या नॉर्मल होगा ये। तो PCO2 42 तक है, PCO2 42 तक, ये तो 45 तक नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल। तो इसको क्या कहेंगे, pH बढ़ा हुआ है, एल्कलोसिस। ये किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी से, मेटाबॉलिक से, मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक क्या कहेंगे अपन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्या कहेंगे इसको अपन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, पीसीओ2 तो नॉर्मल है, ये सोडा बाइकार्ब ये बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर इस पर डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है, पेशेंट के क्या तक जाना पड़ेगा कि ये बढ़ा हुआ है, इस SCO3 अगर ये बढ़ा हुआ है तो किस कंडीशन में, तो किडनी से रिलेटेड कौन को प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से बढ़ा हुआ है, या हो सके कोई जरूरी नहीं किडनी से लंग्स के रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, तो उसको करेक्शन करना पड़ेगा, उसको करेक्शन करेंगे तभी ये करेक्शन होगा ना। थर्ड हो गया 7.30 7.30 24 और 48। pH नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो ये pH कम है, ये SCO3 ये रहा 22 से 24 ये नॉर्मल है, और PaCO2 38 से ये 48 तक, तो ये बढ़ा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, तो ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो गया, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, मोटा मोटा बताओ, इस कंडीशन में सोडा बाइकार्ब उसका नॉर्मल है, PCO2 उसका बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट मतलब हाइपोवेंटिलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइपोवेंटिलेट, तो उसको बाई ऑक्सीजन देंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे उसको, है ना, ये चीज है। और प्लस उसका सोडा बाइकार्ब, क्योंकि सोडा बाइकार्ब देने से कोई मीनिंग ही नहीं है, सोडा बाइकार्ब पहले से उसका नॉर्मल है, और कोई कंडीशन होगी तो वो देखेंगे। pH 7.99 SCO3 26 32 PaCO2 32 pH 7.352 ये मतलब बढ़ा हुआ है। SCO3 नॉर्मल होता है 22 से 26, ये नॉर्मल है। PaCO2 35 ये कम है। PaCO2 मतलब रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी एल्कुलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कुलोसिस क्या करेंगे अपन? CO2 इसमें CO2 कम है तो ऑक्सीजन रीब्रीथिंग मास्क भी लगाएंगे, उससे बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज है। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है जो आप सभी लाइक शेयर जरूर करें। पाली ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक से फिर स्वागत है। जो अगली कड़ी में हम बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होते रहेंगे और जो भी आपके डाउट है वो 8290652204 व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मुझसे संपर्क करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने नर्सिंग जो स्टूडेंट हैं उन तक मेरी ये जो बात है वो पहुंचाना, जो अच्छे से मतलब तैयारी कर सके और उनको एक सिंपल जो टेक्निक होती है उसके थ्रू सभी तक ये वीडियोस और ये जो भी कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो घर बैठे देख सके। और इससे कि यही मेरी कोशिश रहेगी। और आप सभी का एक बार तहे दिल से धन्यवाद जो अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा, और आगे भी मैं कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है? शॉक। नेक्स्ट टॉपिक अपन कौन सा लेंगे? शॉक क्या होता है? शॉक होता क्या है? क्या टाइप्स है और क्या टाइप्स है और क्या टाइप्स में कौन कौन सी क्या मतलब सब टाइप्स की डेफिनेशंस और सबका जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल का क्या मैनेजमेंट रहेगा, ये सभी अपन मेडिकल और सर्जिकल दोनों मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।